सुल्तान पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। अचानक इसके अंदर एक दिलचस्पी उभर आई। वो खुद को अजीम समझता था और अजीम बनना चाहता था, और भला इससे बेहतर मौका इसे और कहाँ मिल सकता था। चुनाचा एकदम इसका रवैया नरम हो गया और इसने कहा, हकीकत ये है प्रोफेसर सुमन कि आपके लिए मेरे दिल में इख्तलाफ था, लेकिन जो इंकशाफात आपने किए हैं इनके तहत मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी तकदीर थी जो मुझे आप तक ले आई। इसका मतलब है कि तुम खुशी से मेरी शागिर्दी कबूल करते हो? जी। वैसे हिप्नोटाइज़म के बारे में आप कुछ तफसीलात बताएंगे? हाँ, अब जबकि तुम इस पर आमादा हो गए हो तो मैं तुम्हें इस बारे में ज़रूर बताना पसंद करूँगा, प्रोफेसर ने कहा। मैं वाकई दिलचस्पी से ये बात मालूम करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, मैं तुम्हें बताऊं कि खून जिगर अगर पत्थर में भी डाला जाए तो पत्थर भी मोम लगने लगे। और ये बात तो तुम जानते हो कि इंसानी दिमाग एक अजीम ताकत है। हिप्नोटाइज़म एक ऐसा फ़न है जिससे इंसान की तवज्जो को सिर्फ एक तरफ लगाकर ऐसी कैफियत पैदा की जाती है जो एक मुराकबा होती है। और हिप्नोटाइज़म का मामूल इसी जहनी यकसुई की वजह से अपने आमिल के हर हुक्म की तामील करता है। हम इस सिलसिले में बेशुमार अफराद का नाम ले सकते हैं जिससे बहुत सी वजाहत हो सकती है। मसलन हम जे लुई ऑर्टन की लिखी हुई किताब के नज़रिए के मुताबिक बात करें तो हिप्नोटाइज़म इस आर्ट और साइंस का नाम है जो तवज्जो की सही ट्रेनिंग करके इसे सही इस्तेमाल के काबिल बनाती है। हिप्नोटाइज़म के इल्मी हिस्से को साइंस और अमली हिस्से को आर्ट कहा जाता है। ये बात अलेक्जेंडर कैनन कहता है, हम हिप्नोटाइज़म के ज़रिए मामूल में पागलपन और वहम पैदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में एस.जे. वॉन्ट पैलेट कहता है कि हिप्नोटाइज़म एक ऐसा साइंस है जिसमें हम आला ज़हनी यकसुई पैदा कर सकते हैं। वैसे हिप्नोटाइज़म का लफ्ज़ नींद से निकाला गया है। हैप्नाइंस का मतलब है नींद, मगर हैप्नाइंस को नींद नहीं कहा जाता क्योंकि नींद में कोई बात सुनाई नहीं देती। अगर सोते हुए शख्स से बात करना चाहे तो वो नहीं सुन सकेगा, चाहे बात करने वाला इसके करीब ही क्यों ना खड़ा हो। मैं इसकी तमाम तफसीलात बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि हिप्नोटाइज़म की तारीख़ बहुत वसी है। कोई एक शख्स इसे अपने नाम से मंसूब न कर सका। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह के दावे किए, लेकिन ये दावे बेमकसद थे। और हिप्नोटाइज़म या मेस्मरिज़म एक बहुत ही आम चीज़ है, बशर्तिया कि इसे अपने तरीके से हासिल कर लिया जाए। अपने आप से मंसूब करने वालों में मस्मर सबसे बड़ी रिवायत कैफियत रखता है। वो हिप्नोटाइज़म को मस्मरिज़म का नाम देकर इसे अपनी जानिब मुंतकिल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हिप्नोटाइज़म मस्मरिज़म बहुत कदीम चीज़ है। अगर तारीख़ का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो मालूम होगा कि हिप्नोटाइज़म और मस्मरिज़म की तारीख़ इस ज़माने में भी थी जिसे हम जहालत का ज़माना कहते हैं। जाहिल अक़वाम खालदिया, कबाइल कस्बिया और इब्रानी कौम मस्मरिज़म से इलाज किया करती थी। पहले जड़ी बूटी से इलाज के साथ साथ लोग मस्मरिज़म के आलमों से भी रुजू किया करते थे। इनकी कदीम किताबों से मिलता है मिस्र में भी मस्मरिज़म का रिवाज था। चुनाचा एक मौरख़ लिखता है कि बाज़ लोग मरीज़ों को छूने या फूंक मारने से सेहतमंद कर देते थे। हकीम, जो यूनान का हकीम है, इसे खुफिया इलाज कहता है। वो लिखता है कि यूनान के अक्सर हकीम मरीज़ के इस हिस्से को जिसमें दर्द हो रहा था हाथों से मलते थे जिससे दर्द दूर हो जाता। ये एक तवील सिलसिला है जिसकी तारीख़ न जाने कहाँ से कहाँ तक मिलती है। बस यूँ समझ लो कि मेस्मरिज़म या हिप्नोटाइज़म पर बेशुमार तजुर्बात हुए और सूरत हाल वहीं तक पहुँची कि इंसानी दिमाग के बारे में मालूमात हासिल कर लो, क्योंकि इंसानी जिस्म को कंट्रोल करने वाला हिस्सा सर में ही वाक़ होता है। दिमाग के कुछ अज्ज़ा मफलूज हो जाएँ तो दीवानगी का आगाज़ हो जाता है, और अगर दिमाग ज़्यादा ताकतवर हो तो वो अपनी दिमागी क़ुव्वत को तेज़ करते हैं। और ये बात तो दुनिया का हर शख्स जानता है कि ख़याल की रफ़्तार रोशनी और आवाज़ की रफ़्तार से ज़्यादा तेज़ होती है, और ख़याल हवा से खमसा से वजूद में आता है। तुमने कुछ चीज़ देखी, वो शायद तुम्हें खूबसूरत लगी और तुम इसमें खो गए। ख़याल कैसे पैदा हुआ? ज़ाहिर है आँखों ने इस चीज़ का मुशाहिदा किया और इसे ख़याल की जानिब मुंतकिल कर दिया। जिस तरह एक अदसे से शुआएँ गुज़र जाती हैं और फिर इकट्ठी होकर एक जगह पड़ती हैं तो वो कपड़ा जल उठता है। इंसान के जहन से हर वक्त लहरें निकलती रहती हैं। जिस इंसान का जहन ज़्यादा ताकतवर होगा इसके ख़यालात की रूह भी ताकतवर होगी, और वो जिस चीज़ का ख्याल करेगा इसकी शबीह फ़ौरन इसकी आंखों में घूम जाएगी।
इंसान का आला तरीन दिमाग हथियार की हैसियत रखता है और इससे खारिज होने वाली लहरें जिस चीज़ पर पड़ेंगी इसे मुतासिर कर लेंगी। तो हिप्नोटाइज़म की इब्तदा यही है। तुम किसी को भी सब्जेक्शन देकर इसे अपनी मर्ज़ी का अमल करने पर मजबूर कर सकते हो। ये तुम्हारी अजमत कही जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि इससे तुम बहुत काम ले सकते हो। अब अगर तुम जहनी तौर पर इस कदर ताकतवर न होते तो यकीन करो सिर्फ मामूल होते, जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन तुम अपनी दानिश से अपने आप को बचाते रहे। इसका नतीजा ये है मैं तुमसे समझौता करने पर मजबूर हो गया। सुल्तान के जहन में तेज़ हवाएं चल रही थी। इसे अंदाज़ा हो गया कि अगर ये कुव्वत मिल जाए तो फिर इसकी अजमत में कोई मुज़ायका नहीं रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। इसने आजी से कहा, हकीकत यह है प्रोफेसर सुमन कि इससे पहले जो हालात मेरे इल्म में आए मैं इससे बदजन हो चुका था, लेकिन अब मुझे ये अंदाज़ा होता है कि मेरी तकदीर मुझे आज तक ले आई है और यकीनन मेरी तकदीर ने मुझे सहारा दिया है। तो ये घर तुम्हारे लिए हाजिर है, यहाँ मैं तुम्हें अपने सारे अमल की मशक कराऊंगा। ठीक है प्रोफेसर सुमन, मैं हाजिर हूँ। हिप्नोटाइज़म के अमल का आगाज़ होगा। आंखों को यकसुई की ताकत देने के लिए शमा बीनी का अमल इब्तदाई हिस्सा था। रात की तारीकी में शमा रोशन करके इस पर निगाहें जमाए रखना। न जाने कितने दिन तक आंखों को ये कुव्वत दी गई और इस तरह दिमाग की सलाहियतें बढ़ने लगीं। फिर बात सूरज तक पहुंच गई और तेज़ रोशन सूरज की चमक को अपनी आंखों में जज़ब करने का अमल बेशुमार दिनों तक जारी रहा। प्रोफेसर सुमन इसका उस्ताद था और इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से दूरबीनी और हिप्नोटाइज़म के अमल से आगाह कर रहा था। बूढ़े प्रोफेसर ने भी अपने तमाम मामूलात तरक कर दिए थे। बात असल में वही आ जाती है कि तकदीर न जाने किस तरह इंसानी ज़िंदगी को इसके मुतय्यन करदा रास्तों पर चला कर इस जगह तक लाती है जहाँ से वाक़यात बनते हैं। प्रोफेसर सुमन की इसे सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी कि वो इसे अपना इल्म दे दे। अब ये तो वही जानता था कि इसके पस मंज़र में क्या था। फिर जब पहला तजुर्बा प्रोफेसर सुमन की हिदायत पर किया गया तो प्रोफेसर सुमन ने खुश होकर इसे मुबारकबाद दी। बस इसके बाद सीखने का अमल ख़त्म हो गया। वैसे तो इल्म एक समंदर है और समंदर को दिमाग में बंद करना भला मुमकिन ही कैसे है। जो कुछ तुम्हें हासिल हो गया है इसे इस्तेमाल करो। मुझे खुशी है कि मैं अपना एक होनहार शागिर्द छोड़े जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक आखिरी अमल करना है जो मेरी अवलियन ख्वाहिश है। और इसके बाद प्रोफेसर सुमन ने जिस अजीब व गरीब ख्वाहिश का इजहार किया जिसने सुल्तान को हिला कर रख दिया। इसने कहा, असल में मैंने ज़िंदगी में क्या अच्छा किया है क्या बुरा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे तमाम तर मुताले और मेरी तमाम तर मालूमात इस बात का इजहार करती हैं कि मौत एक बहुत तकलीफ़ दे अमल है और इस अमल से गुजरने की सिक्कत मैं अपने आप में नहीं पाता। तुम्हें मौत का अमल मुकम्मल करना है। जी मैं समझा नहीं, सुल्तान ने हैरत से कहा। एक आमिल की हैसियत से मुझे हुक्म दो कि मैं अपना सीना सांसों से खाली कर दूँ और इसके बाद कभी ज़िंदगी में वापस ना आऊँ। ख़बरदार, इस सिलसिले में ना तो हिचकिचाहट का इजहार करना और ना ही किसी दुख का। ये अपने दोस्त को तुम्हारा खराज अकीदत होगा। ये अमल इंतहाई हैरान कुन था जब प्रोफेसर सुमन को मर जाने का हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद इसका जिस्म ज़िंदगी से खाली हो गया। फिर इसके बाद भला यमन में रुकना क्या मायने रखता था। सुल्तान अब अपने अंदर बेपनाह ताकत महसूस कर रहा था। जब अपने ताकतवर उस्ताद को इसने मौत की नींद सुला दिया था तो भला दूसरे क्या हैसियत रखते थे। चुनांचे जब वो एयरपोर्ट पहुँचा तो इसके पास एक छोटा सा सूटकेस और इसके अंदर चंद जोड़े कपड़े के अलावा कुछ नहीं था और थोड़ी सी करेंसी थी। वहाँ इसने ज़रूरत के लोगों को यही यकीन दिलाया कि वो एक मुअज़्ज़ज़ मुसाफिर है और जहाज़ में भी अमले की मदद से इसके लिए फ़र्स्ट क्लास में आला दर्जे की सीट मुहैया की जाए। और ये सारा अमल नहायत आसानी से हो गया। सिर्फ मुतल्लिका अफराद की आंखों को देखना पड़ा। न जाने कितना अरसा यमन में गुजारने के बाद वो अपने वतन वापस पहुंचा। कराची के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो एक नज़र ना आने वाली शख्सियत के ऐसे अंदाज में एयरपोर्ट से बाहर निकल आया और एक प्राइवेट कार में जो एक होटल की मलकियत थी बैठ कर चल पड़ा। अब हर मसले में फ़ौरन ही अपनी क़ुव्वतों का इस्तेमाल करना हल्केपन की अलामत थी। चुनांचा इसने होटल में कमरा हासिल करते हुए अपने पास मौजूद डॉलरों से काम लिया और आला दर्जे के होटल के एक कमरे में मुंतकिल हो गया। गोया ज़िंदगी के जिस सफ़र का आगाज़ इसने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किया था अब वो तकमील तक पहुँच गया था और अब इससे आगे की कहानी रकम करनी थी। इस आलीशान होटल के कमरे में पहुँचने के बाद इसने अपने लिए मनसूबाबंदी की। इसे पहले अपने पास मौजूद करेंसी के एक छोटे से हिस्से से आला दर्जे के लिबास ख़रीदने थे। आला दर्जे के होटल में इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी
फिर इसने अपने अमल का आगाज़ कर दिया। सबसे पहले इसने मालूमात हासिल करने के बाद एक ज़रिया निकाला और रेस कोर्स पहुंच गया। ये वो जगह है जहां लोग अपनी खुशी से कलाश होने के लिए आते हैं, और वो जो अपनी खुशी से कलाश होना चाहते हैं इनके साथ कोई भी अमल गैर मुनासिब होता। अलबत्ता तवील अरसे के बाद अपने हमवतनों को देखकर सुल्तान को एक खुशी का एहसास हुआ। बहरहाल पहली रेस का आगाज़ हुआ और इनकी बुकिंग होने लगी। सुल्तान ने अजनबी निगाहों से रेस के घोड़ों को देखा और एक घोड़ा मुंतखब करके अपने पास मौजूद तमाम रकम इस पर लगा दी। फिर जब पहली रेस का आगाज़ हुआ तो इसने इस घोड़े पर निगाहें जमा दी जिस पर उसने रकम लगाई थी। ये घोड़ा गालिबन फेवरेट नहीं था, चुनांचे इसके भाव भी ज़्यादा थे और स्टार्टिंग पोस्ट से आगे निकला। पहले राउंड तय किया, दूसरा मोड़ काटा और इसके बाद जैसे इसमें भर की कुव्वत भर आई, सुल्तान की निगाहें इसके सर पर थी और इसका पूरा घोड़ा नौकर बन गया था। हैरत की चीखें निकलने लगीं और थोड़ी देर के बाद वो घोड़ा अव्वल नंबर पर आ गया। घोड़े रेस जीतने के बाद सुल्तान के पास नोटों का अंबार लग गया। तीसरी और पांचवी रेस भी इसने जीती। दूसरी रेस जानबूझकर छोड़ दी। बेशुमार निगाहें तवाफ़ करने लगी तो सुल्तान रेस कोर्स से बाहर निकल आया। वो जानता था कि ऐसे लम्हात बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। दूसरे दिन इसने अपनी सारी रकम बैंक में जमा करा दी। अभी तक काबिल ज़िक्र को वाक़या पेश नहीं आया था, सिवाय इसके कि इसने प्रोफेसर सुमन के तजुर्बात आजमाए थे। कोई इंसान अभी तक इसके रास्ते में रुकावट नहीं बना था। बहरहाल ये आसान जरिया था, लेकिन रेस कोर्स में 7वीं बार जब वो होटल पहुंचा तो 2 अफराद आगे खड़े हुए थे। इसके इर्द गिर्द आ खड़े हुए। जनाब आली, आपको थोड़ी सी जहमत देंगे, आप बराह करम हमारे साथ आइए। कौन है आप लोग और क्या जहमत देना चाहते हैं? सुल्तान ने कहा। ये ज़रा हमारे हाथों की तरफ देख लीजिए, इनमें से एक ने कहा। इस पर एक रुमाल सा पड़ा हुआ था और रुमाल के नीचे से रिवॉल्वर की नाल झांक रही थी। इसने सर्द निगाहों से इसे देखा और बोला, मतलब क्या इस बात का? मतलब हम नहीं, कोई और आपको बताना चाहता है। रेस कोर्स ऑफिस में जिस शख्सियत से इसकी मुलाकात हुई थी वो शानदार शख्सियत का मालिक था। इसने बड़े पुरतबाक अंदाज में इससे मुसाफा करते हुए कहा, पिछले कुछ अरसे से हम लोगों के दरमियान बड़ी बेचैनी फैली हुई है और चाहते हैं कि वो कौन सा ज़रिया है कि जिस घोड़े पर आप रकम लगाते हैं वो जीत जाता है। माफ़ कीजिएगा, बगैर किसी तारुफ के ये बराह रास्त सवाल ज़रा कुछ गैर महज़ब है, लेकिन जिस माहौल में हम और आप हैं वहाँ तहज़ीब का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। आप हैं कौन और अब अपने बारे में बता दीजिए। बस इन लोगों में से एक हूँ, बल्कि इस ऑर्गेनाइजेशन का सदर हूँ जिसके घोड़े रेस में दौड़ते हैं। बात यह है कि पिछले काफ़ी अरसे से आप रेस कोर्स से एक बड़ी रकम बाहर ले जाते हैं। हमने आपके साथ कोई सख्त सलूक नहीं किया, लेकिन फिर भी अब मजबूरी है कि आपको इस मामले में ज़हमत दी जाए। क्या आप हमसे ताउन करना पसंद करेंगे? ना करूँ तो? सुल्तान ने कहा। तो ये दरवाज़ा अंदर आने के लिए तो खुलता है, बाहर जाने के लिए नहीं, और यहाँ पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ 2-4 इंसानी जिस्मों को खामोशी से ठिकाने लगा देना कोई मुश्किल काम नहीं। सुल्तान हंसने लगा। फिर इसने कहा, आज की रेस में अगर मैं घोड़े की जगह आपको दौड़ा दूँ तो कैसा रहेगा? मतलब? उसने कहा, मतलब ये कि आज की रेस में आप घोड़ों के पीछे पीछे दौड़ेंगे। आप इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं ना? कैसा लगेगा? और दोस्तों, ये पिस्तौल जो तुम्हारे हाथ में है, इनका रुख तुम्हारी अपनी तरफ भी हो सकता है। हो क्या सकता है, बल्कि हो जाना चाहिए, सुल्तान ने कहा और मखसूस लहजे में कहा। और दोनों रिवॉल्वर जो इनके हाथों में थे इनकी सिमत घूम गए। इनकी उंगलियां ट्रिगर पर थीं और वह दहशत से कांप रहे थे। एक दिलचस्प तजुर्बा था। बात असल में ये थी कि प्रोफेसर सुमन भी इस ज़मन में नित रहे और अनोखे तजुर्बात करता था, और ये तजुर्बात अस्पानिया और नीलाब की शक्ल में सुल्तान के सामने आ चुके थे। सुहेल की शक्ल में और हम्माद की शक्ल में ये तमाम तजुर्बात इससे हो चुके थे। ज़ुमर्द भी सामने आई थी। सब के सब ख्याली बुते थे। चुनांचे ये भी एक दिलचस्प तजुर्बा था कि वो लोग खुद कुछ नहीं कर रहे, बल्कि लोहे के बेजान टुकड़े इनकी जानिब मुड़ गए थे और लम्हों में इन्हें ज़िंदगी से महरूम करने वाले थे। सुल्तान ने हंसकर कहा, अगर मैं तुम्हें हुक्म दूँ कि अपनी उंगलियां ट्रिगर पर दबा दो तो फिर मेरे अल्फाज का मज़ा नहीं रहेगा। चुनांचे तुम अपने चेयरमैन को घुड़ दौड़ के मैदान में दौड़ते देखोगे। यही हुआ। रेस शुरू हुई तो न जाने कहाँ से वो शख्स रेस के मैदान में दाखिल हो गया। घोड़े दौड़े तो इनके पीछे हाथों और पैरों के बल दौड़ने लगा। शानदार सूट में मलबूस लटकी हुई टाई कहकों से पूरा मैदान गूंज उठा था।
और वो दोनों जो अपने बॉस के मामूली से कारकुन थे, शिद्दत हैरत से आंखें फाड़े अपने बॉस को दौड़ते हुए देख रहे थे। और वो जिसने इन्हें ये मंजर देखने की दावत दी थी रोपोश था। सुल्तान ने अपना अमल तो मुकम्मल कर दिया था, लेकिन बहरहाल इसे दुश्मनियाँ कबूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जानता था कि पहले भी वो पुलिस को मतलूब रहा होगा। गो इंतहाई वक्त गुजर चुका था और यकीनन इसकी फ़ाइल अब बंद कर दी गई होगी, लेकिन फिर भी इसका एहतमाल था कि पुलिस के रिकॉर्ड में इसका केस मौजूद हो। कितनी ही बार इसका दिल चाहा कि वो सखर जाए, अपने घर बार के बारे में मालूमात हासिल करे, लेकिन एक नज़रिया था इसका। और इत्तफाक की बात यह थी कि वक़्त ने इस नज़रिए की तकमील कर दी थी और वो अपना मुकाम हासिल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन इस तरह से नहीं, अभी तक बहुत सी शख्सियतें इसके रास्ते में आई थी। रेस में इसे जीतते देखकर बड़े बड़े लोगों ने इस तक रसाई हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान ने अभी किसी को अपने करीब लाने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता इसने ये फ़ैसला ज़रूर किया कि अब इसके पास जिस कदर रकम जमा हो चुकी है वो इतनी है कि वो शानदार ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। और बात सिर्फ रेस कोर्स तक ही महदूद नहीं, अभी तो और भी रास्ते पड़े थे जहाँ तक इसकी अपनी मालूमात काम करती थी। वो कोशिशें कर रहा था और इसके बाद इसने दूसरे मंसूबों का आगाज़ कर दिया। इसका क़याम इसी शानदार होटल में था और इस होटल में वो इंतहाई बाइज़्ज़त शख्सियत तस्वुर किया जाता। होटल का अमला और इसकी शनासाई इसका एहतराम करते। बहुत कम लोगों से इसने शनासाई की थी और अब वो तमाम किरदार जो ख्याली थे, और ख्याली हुस्न तो वाकई बाकमाल ही होता है, चाहे इसे नज़ाकतों की किसी भी मंजिल पर पहुंचा दिया जाए। चुनांचे हकीकत सिर्फ एक थी, यानी मेहरुन्निसा, जिसे वो कह कर आया था कि सिर्फ 10 साल इसके इंतज़ार में गुजार दे, और अभी इसमें ख़ासा वक्त बाकी था। लेकिन इसे बिल्कुल ये बात मालूम नहीं थी कि वो हो चुका है जिसके लिए वो कुछ कह कर आया था।